नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल जीके अकेडमी बाय गौरव सर में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग विज्ञान के कक्षा 10 के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले इसका 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। आज जितने प्रकार होते हैं, आज लगभग इस चैप्टर को हम लोग अंतिम मोड़ दे देंगे। तो अब तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, जिससे हमें हौसला मिल सके, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे उनको भी उनका लाभ मिल सके। बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबाएं जिससे सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, यानी इसी को कहते हैं हम लोग संयुक्त अभिक्रिया। तो संयोजन नाम से ही है संयोग, और संयोग का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन मतलब जोड़ना। तो जब जोड़ देते हैं, 2-3 मिलकर एक हो जाए, जुड़ जाए, उसी को हम लोग कहेंगे संयोजन। नाम से ये नाम बढ़िया से आप पता रखिए, आप समझिए, परिभाषा स्वयं लिखा जाएगा। संयोजन मतलब जोड़ देना, जितना भी रहे जोड़कर एक बना देना, संयोजन वही लिखा होगा। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए CaO CO2 बराबर CaCO3। देखिए जोड़ के मैंने एक कर दिया। एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले बताया है कि एक तत्व बड़ा रहे और दूसरा ही बड़ा रहे, तो यानी दोनों अलग अलग तत्व है, एक बड़ा और एक छोटा, यानी इसका मतलब दोनों एक तत्व है। मैंने पहले भी बताया, तो इस पर ध्यान रखेंगे तो समझ में आ गया हुआ। संयोजन मतलब संयोग। अगला है मित्रों वियोजन। तो वियोजन का मतलब होता है वियोग। वियोग का मतलब अलग कर देना, तोड़ देना, है ना। तो जब इसमें हम लोग क्या किए थे, 2 या 2 को जितना भी था उसको मिलाकर एक किए, क्योंकि संयोग, यहाँ वियोग, अब इसको तोड़ देना है। तो देखिए वही परिभाषा है, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए मैंने जस्ट यही एग्जाम्पल लिया है, CaCO3, इसको मैंने तोड़ दिया CaOCO2। इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन का विपरीत क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग जोड़ते हैं, इसमें हम लोग तोड़ते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है विस्थापन। तो विस्थापन देखिए नाम से ही विस्थापन यानी विस्थापित कर देना। विस्थापित कर देना मतलब अपने स्थान को छोड़ देना और दूसरा का स्थान ले लेना, यही है विस्थापन। मित्रों समझिएगा ध्यान से, विस्थापन यानी विस्थापित कर देना, अलग कर देना, हटा देना, यानी अपने स्थान से हटा देना, विस्थापन। तो वही है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो मैंने मित्रों पहले यही समझाया, यानी यदि आप जो आपको लिखना है उसके शब्दों को, अर्थ को बढ़िया समझ लें तो परिभाषा अपने आप स्वयं लिखा जाता है। तो बस वही है। देखिए Fe प्लस CuSO4, यहाँ देखिए SO4 Cu के साथ था, ये विस्थापित हो गया, तो विस्थापित होने के बाद Fe के साथ आ गया और Cu बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब है कि विस्थापन का मतलब विस्थापित कर देना। इसी को एकल विस्थापन भी कहते हैं मित्रों, मतलब एक ही बार होता है। इसके बाद अगला हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है द्विविस्थापन। मित्रों आइए देखते हैं द्विविस्थापन। तो विस्थापन और द्विविस्थापन एक ही है, बस अंतर आपको ध्यान देना है कि उसमें हम किसी भी रूप में विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम आयनों के मूलकों को देखकर, आयनों का मतलब एक ऋणात्मक रहेगा एक धनात्मक रहेगा। आयन का मतलब ही होता है कितना उस पर प्रदान ग्रहण करने की क्षमता है, कितना उसको त्याग करने की क्षमता है, उसी के अनुसार उसके ऊपर प्लस माइनस का चिन्ह पड़ता है। तो आयनों के अनुसार जब हम विस्थापन करेंगे तो उसको द्विविस्थापन कहेंगे। लिखा हुआ है, जब 2 यौगिक अपने आयनों मूलकों के अदली बदली करके 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं,
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देख लीजिए BaCl2 प्लस Na2SO4, तो यहाँ देखिए ये प्लस है और ये देखिए माइनस है, तो ये इसके साथ आ गया, ये यहाँ माइनस है, ये प्लस इसके साथ चला गया, यानी आयनों के साथ अदला बदली होता है, तो उसको हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। अगला है मित्रों 5, मुख्यतः 5 ही अभिक्रिया के प्रकार माने जाते हैं, बाकी और जो अभिक्रिया मैं बताऊंगा। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जब दो अभिक्रिया एक साथ चलती है, दो अभिक्रिया कौन है, अपचयन उपचयन। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का संयोग और उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का वियोग। तो अपचयन उपचयन एक साथ क्रिया करेगा तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, वो लिखा होगा। वैसे भी क्रिया जिसमें अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया साथ साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए मित्रों CO, इसमें हाइड्रोजन का संयोग था, यहाँ देखिए वियोग हो गया, तो ये अपचयन हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ H2, यहाँ पे ऑक्सीजन जुट गया, तो ये संयोग हो गया उपचयन। तो उपचयन में हाइड्रोजन का संयोग और अपचयन में हाइड्रोजन का वियोग, यानी हटता है, हाथ से होता है, कमी होता है। तो ये जब दोनों क्रिया एक साथ चलता है तो उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखिए अपचयन, मैंने बताया कि अपचयन में उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसलिए ऑक्सीकरण भी कहते हैं इसको। तो ऐसे भी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हाइड्रोजन की कमी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण। और अपचयन मतलब हाइड्रोजनों की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, यही आपका है। एग्जाम्पल मैंने बताया है, देखिए CO2 देख लीजिए, लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन का सल्फर का, उसी तरह से अपचयन देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता भी है कि इसमें कौन सा अपचयन है, कौन सा उपचयन है। आगे कुछ अभी क्रियाओं को देखें मित्रों, आइए देखते हैं। आगे मैं लेकर आया हूँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये भी एग्जाम में पूछता है मित्रों, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी में अंतर। तो ऊष्माक्षेपी क्या है मित्रों, वैसे भी क्या है, इसमें उत्पादन के साथ ऊष्मा निकलती है, उसको ऊष्माक्षेपी। जैसे ये देखिए आपका भोजन है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को तोड़ने के बाद ऊर्जा निकलता है, इसलिए पूछता भी है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि श्वसन के अंदर जब श्वसन शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं ऑक्सीजन, तो भोजन टूटता है ग्लूकोज, तो वहाँ ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसीलिए कहा, क्वेश्चन पूछता भी है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी हो गया। अब जहाँ ऊष्मा कमी आएगा उसको ऊष्माशोषी कहेंगे। तो ये जो टॉपिक है जिसको हमको परिभाषा लिखना है, यदि उसको हम सही से समझ लें तो परिभाषा स्वयं लिखा जाता है। ऊष्माशोषी मतलब सोख लेना, अवशोषित कर लेना। तो ऐसे भी क्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो जाता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर जब अभिक्रिया हुआ तो अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा माइनस हो गया, यानी घट गया, तो ये ठंडा हो गया। जब इसको ये पदार्थ नया जो बना, उत्पाद हुआ, उत्पाद ठंडा प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि ऊष्मा की कमी हो गई, ऊष्मा का ह्रास हो गया, ताप कमी हो गया, कि ताप भी एक प्रकार का ऊष्मा ही है। तो इस तरह से ऊर्जा एक प्रकार, तो इस तरह से आप जहाँ पर ठंडा महसूस हो रहा है यानी ऊष्मा का ह्रास से हो रहा है। आगे मित्रों प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तो आप जानते होंगे, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो संपन्न होता है उसको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए 2AgCl, सूर्य के प्रकाश में 2Ag और Cl बाहर निकल गया। तो ये मित्रों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। अब इस वीडियो को और थोड़ा बहुत इस वीडियो में है, तो अब वीडियो कैसा लग रहा है मित्रों, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें कि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण मतलब अवक्षेप मतलब जो भी अवशेष बचता है, वैसे भी क्रिया इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgNO3 NaCl, इसमें AgCl अवक्षेप है, अवक्षेप का निर्माण हुआ, तो जिसमें अवक्षेप प्राप्त होगा अवक्षेपण कहेंगे। आगे मित्रों उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन मतलब जो उदासीन हो जाए, तो उदासीन का मतलब जो लवण और जल दे वो सब उदासीन है। तो ऐसी जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया करने के बाद अम्ल और जल का निर्माण करते हैं, उसी को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, और जब अभिक्रिया हुआ
तो NaCl ये आपका लवण प्राप्त हुआ, H2O जल प्राप्त हुआ, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया मित्रों। आगे है संक्षारण। तो मित्रों ये घटना आपने सबने देखा होगा, संक्षारण। आप लोग सभी गांव प्रवेश या शहर प्रवेश कहीं के रहने वाले हों, आप लोग देखे होंगे जहाँ भी दरवाज़ा होता है लोहे का, उसमें एक लालिमा युक्त या भूरे रंग का एक परत चढ़ जाता है, वही जंक है, वही संक्षारण है। यानी किसी वस्तु के ऊपर नया पदार्थ बनना संक्षारण कहलाता है। तो कैसे होता है? अपने आसपास के वस्तुओं, जो भी धातु है, आपने आसपास के जो वायु है, नमी है, अम्ल है, जो भी है, इन सभी के जब संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आता है, तो संपर्क में आने के बाद क्रिया करके एक नया अवांछनीय पदार्थ जो नहीं होना चाहिए लेकिन वो बना लेता है, ये बने हुए पदार्थ ही को हम लोग क्या कहते हैं? इसके परिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी कोई भी जब पदार्थ, धातु किसी भी आसपास के जल, नमी, वायु, अम्ल आदि के संपर्क में आकर नया पदार्थ बना लेता है, और बनाने के बाद बनाने की पूरी प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण संक्षारण कैसे बनता है मैंने दिया है। लोहा, तो लोहा पर लाल या भूरे रंग का कलर चढ़ जाता है, इसको हम लोग आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। फिर तांबा पर हरे रंग का होता है, इसको हम लोग कॉपर कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और चांदी, इस पर काले रंग का परत चढ़ता है, इसको सिल्वर सल्फाइड के नाम से जानते हैं, सिल्वर। तो इस तरह से आपका संक्षारण होता है। इसको बचाने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, पेंट कर देते हैं, इस पर लेप लगा देते हैं, तो इस तरह से आप बचा सकते हैं। इसीलिए पूछता है लोहे को पेंट क्यों किया जाता है? तो संक्षारण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए ही। ठीक है मित्रों, आगे अंतिम टॉपिक है विकृत गंधिता। नाम से ही है, विकृति मतलब विकार और गंधिता मतलब गंध, यानी जो गंध उसका नहीं है वो गंध आने लगे। जैसे भोजन का स्वादिष्ट गंध होता है, अब उससे बदबूदार गंध आने लगे, तो यानी वो विकृत गंधिता है। तो वसा युक्त और तैलीय पदार्थ, जो भी खाद्य सामग्री है, लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद गंध में विकृति आ जाती है, यानी उसके स्वाद और गंध खराब हो जाते हैं, इसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। इसीलिए आप घर में 2-3 दिन चावल पड़ा रहे तो उससे बदबू आना शुरू हो जाता है, विकृत गंधिता है। रोटी रखा जाए तो रोटी से बदबू आने लगता है, विकृत गंधिता है। सब्जी से बदबू आने लगता है, विकृत गंधिता है। या आप लोग जो पैकेट वाला सामान खरीदते होंगे, उसको खोल कर रख दीजिए, उससे नाइट्रोजन गैस निकल जाए तो वो भी खराब हो जाता है। इसीलिए पैकेट वाले पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन से प्रभावित कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, जिससे क्रिया ना हो सके और पदार्थ को सही से रखा जा सके। तो मित्रों ये था आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चैप्टर। अब इसके जो प्रश्न होते हैं आप बनाइए, जो प्रश्न नहीं बनता है आप उसको कमेंट में लिखें, मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको अगला वीडियो बनाकर दूंगा। तो अब ये हमारा पहला लेसन यहाँ पे समाप्त होता है मित्रों। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिक्स का मित्रों, यानी भौतिकी विज्ञान का चैप्टर आपका प्रकाश को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगला वीडियो में, जब भी साइंस का वीडियो आपके पास आएगा तब। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें मित्रों। बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लें, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद मित्रों।